Another episode 26. आदित्य बस वहां बैठा चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था और अपने मन में कोई बात सोच रहा था, लेकिन वो उस बात को किसी को कहने के लिए तैयार नहीं था। उसे पता था कि वो दोनों अभी भी उससे नाराज हैं और शायद उससे बात भी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कल रात को भले ही मृणाली उसे गले लगाकर सोई थी, लेकिन फिर भी वो उसे अपने कंफर्ट जोन में लेकर नहीं आ पाया था। और उसे फिर भी इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया था कि जब वो शमशान घाट से वापस आएगा तब वो दोनों उसे जाने के लिए तैयार मिलेंगी। और बस उन चीजों को सोचकर ही उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। यही बात सोचकर उसने अपना नाश्ता खत्म किया और थोड़ी देर बाद ही वो घर के अंदर से 2 कलश लेकर शमशान घाट के रास्ते निकल गया। उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए वो उन कलशों को अपने हाथ में रखकर पैदल चलता हुआ ही शमशान घाट की तरफ जाने लगा। जब एक एक कदम बढ़ाकर वो आगे चल रहा था तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि वो किस तरह अपने पापा और दादाजी को आखिरी बार देखेगा और वो किस तरह से सारी चीजों को मैनेज करेगा। लेकिन उसे पता था कि जब तक उसकी सोच में ये एटीट्यूड है कि वो सारी चीजों को हैंडल कर सकता है, तब तक उसे कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली और उसे बस वही चीज फॉलो करना होगा। यही बात सोचकर वो बस धीरे धीरे चल रहा था और आसपास में किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे बस सामने अपने आसमान में सूरज दिख रहा था, जो आसमान में बहुत अच्छे से चमक रहा था और कुछ ठंडी हवा महसूस हो रही थी, लेकिन उसे उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स और एनर्जी से फुलफिल्ड मान रहा था, पर उसके चेस्ट का दर्द कम नहीं हुआ था। उसे पता था कि उसने बहुत दिनों से साधना नहीं की है और अब उसे घर जाकर सबसे पहले यही चीज करनी पड़ेगी ताकि वो नॉर्मल हो पाए। वो बस यही बातें सोचते हुए कब शमशान पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। शमशान घाट का माहौल वैसा ही था जैसा हमेशा होता है। कुछ परिवार के लोग बैठे हुए थे और उनके सामने एक चिता जल रही थी। वहीं कुछ लोग अपना काम कर रहे थे और उसके साथ ही वहां पर बैठे हुए नाई और पंडित जी कुछ हवन करवा रहे थे या फिर किसी का मुंडन कर रहे थे। लेकिन वो दूसरे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो धीरे धीरे चलता हुआ जाकर वहां पहुंच गया जहां उसके पापा और दादाजी की चिताएं थी। जब वो अपने पापा और दादाजी की चिता के पास पहुंचा तो वो पूरी तरह राख बन चुके थे। जब वो दोनों राख के ढेरों को देख रहा था तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन लोगों को वो कल रात को एम्बुलेंस में देख रहा था, जिनके हाथ पकड़कर वो सीधा कर रहा था और जिनके चेहरों पर वो ध्यान दे रहा था, वो पूरी तरह राख बन चुके हैं और कभी भी उसके सामने नहीं दिखने वाले। उसे इस बात को सोचकर बहुत ही हैरानी हो रही थी और थोड़ा सा दुख भी उसके अंदर आने लगा था, लेकिन तभी उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और अपने आप से कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं और दुख में नहीं रह सकता। इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। जिसे आना है वो आ गया है और जिसे जाना है वो जा चुका है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अब कोई चारा ही नहीं है। मुझे बस अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा रखना है और स्ट्रांग होकर सारी चीजों को मैनेज करना है, क्योंकि मेरे पीछे बचा हुआ मेरा परिवार बैठा हुआ है और मुझे उनकी एक्सपेक्टेशन को डाउन नहीं करना है। मुझे हिम्मत दिखानी है, क्योंकि जब तक मैं हिम्मत नहीं दिखाऊंगा तब तक शायद मैं अपने जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे हिम्मत के साथ खड़ा होना है और वो आदित्य शंकर बनना है जिसके लिए सब उम्मीद करते हैं। यही बात अपने आप से बोलकर वो वहां नीचे बैठा। फिर वो रात में एक एक करके अपने पापा और दादाजी की बची हुई हड्डियों के टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें कलश में डालने लगा। उसे पता था कि चाहे कितनी भी आग लग जाए, इंसान की कुछ हड्डियां बच जाती हैं जिसे अस्थियों के साथ रखना पड़ता है, और वो बस यही करना चाह रहा था। धीरे धीरे करके उसने पहले अपने दादाजी की बची हुई हड्डियों के टुकड़े इकट्ठे कर लिए और उसके बाद अपने पापा की। जब दोनों कलश पूरी तरह भर गए थे तब उसने उन दोनों की चिताओं में से थोड़ी सी राख उठाकर उसमें भर दी ताकि वो अच्छे से उसके साथ मिक्स हो जाए। फिर जब वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर चुका था तब उसने एक बार अपने पापा और दादाजी की चिताओं पर देखकर हाथ जोड़े और फिर वहां से उन कलशों को उठाकर बाहर आ गया। वो वैसे ही धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर की तरफ वापस बढ़ रहा था। फिर उसने जब अपने मोहल्ले में एंटर किया और अपने घर की तरफ जा रहा था तो आसपास के लोग उसे देख रहे थे, लेकिन वो किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सब उसे दूसरे जजमेंट की नजर से देख रहे थे और उसके बारे में बुरी बुरी बातें कह रहे थे।
उसे पता था कि उसे ऐसा देखकर बहुत से लोग हैरान भी हो रहे होंगे और कुछ को उस पर तरस भी आ रहा होगा। उसे यह भी पता था कि लोगों की मेंटेलिटी क्या है और वो किस नजरों से उसे देख रहे हैं, लेकिन वो बस किसी चीज को जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता था और ना ही उनके लुक को सपोर्ट करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने किसी को भी देखा तो वो अपने आप की फीलिंग आंखों से ही उन्हें एक्सप्रेस कर देगा और शायद वो लोग उस चीज को सह नहीं पाएंगे। इसलिए वो बस अपनी धुन में धीरे धीरे आगे चलता रहा और थोड़ी देर बाद ही वो अपने घर पहुंच गया। जब वो कलश के साथ अपने घर के अंदर घुसा तो उसने देखा कि हॉल में पहले ही 2 सूटकेस रखे हुए थे और उसे समझ आ गया था कि वो सूटकेस जरूर उसकी माँ के होंगे, लेकिन हॉल में कोई नहीं था। तब वो बस कलश को लेकर अंदर चला गया। जब उसे किचन में कोई भी नहीं दिखा तब उसने वो दोनों कलश डाइनिंग टेबल पर रख दिए, क्योंकि वो बस अपने कमरे में जाकर थोड़ा फ्रेश होना चाहता था ताकि वो सफर के लिए तैयार हो पाए। यही बात सोचकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसे लगा कि मृणाली कमरे में ही होगी और अगर उससे कुछ बात करने का मौका मिलेगा तो वो कर लेगा। लेकिन जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो वहां पर मृणाली नहीं थी। एक पल के लिए उसके मन में सोच तो आई थी कि वो दोनों कहाँ गई, पर फिर उसे नीचे से कुछ आवाज आई और उसे समझ आ गया कि वो जरूर नीचे माँ के कमरे में होंगी और शायद मृणाली उनकी आखिरी टाइम पर कुछ मदद कर रही होगी। इसी बात को सोचकर वो बस वॉशरूम में एंटर हुआ और थोड़ा फ्रेश होकर वहां से बाहर निकल गया। जब वो अपने कमरे को आखिरी बार लॉक कर रहा था तो उसे पता था कि वो यहाँ पर वापस नहीं आने वाला और वो बस आसपास खड़े हुए कमरे में रखी हुई सारी चीजों को देख रहा था। उसे पता था कि यहाँ से उसकी कितनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। वो उस बेड को देख रहा था जहां पर थोड़े दिन पहले उसके पापा उसके साथ बैठे हुए थे और उसे सारी बातें समझा रहे थे। वो उस खिड़की को देख रहा था जहां पर उसकी माँ खड़ी होकर थोड़े दिन पहले रो रही थी। फिर वो उस गेट की तरफ देख रहा था जिससे वो मृणाली के साथ इस कमरे में एंटर हुआ था। उसे पता था कि यहाँ पर हर एक कोना उसकी यादों को जस्टिफाई कर रहा है जो वो अपने मन से कभी निकाल नहीं सकता, लेकिन वो उन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे सकता क्योंकि उसकी लाइफ में मूव ऑन करने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। तब वो बस उस कमरे को लॉक करके वैसे ही धीरे धीरे चलता हुआ नीचे आने लगा। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तब उसने देखा कि उसकी माँ किचन में डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई हैं और उन दोनों ही कलश को अपनी आंखों से निहार रही हैं। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन चेहरे पर स्माइल थी और आदित्य को समझ आ रहा था कि जैसे वो इस चीज की थी कि वो उन दोनों को अपनी आंखों के सामने देखकर सेटिस्फाइड फील कर रही थी। आदित्य को पता था कि वो उस रिश्ते को अच्छे से नहीं समझ सकता क्योंकि वो कभी भी घर वालों से क्लोज नहीं रहा है, लेकिन उसने उस चीज को इग्नोर किया और जब वो नीचे पहुंचा तो उसकी माँ का ध्यान टूटा और उन्होंने अपनी नजरें कलश पर से हटा ली और उन दोनों ही कलश को उठाकर बाहर की तरफ चली गई। जब आदित्य ने देखा कि मृणाली भी हॉल में बैठी हुई थी और वो दोनों चलने के लिए पूरी तरह तैयार थी, यही बात सोचकर आदित्य भी आगे बढ़ा और फिर उसने अपने फोन से टैक्सी बुक कर दी। फिर वो दोनों सूटकेस को और अपनी माँ और मृणाली को लेकर घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया और टैक्सी का इंतजार करने लगा। उसकी माँ ने अभी भी वे दोनों कलश अपने हाथ में पकड़े हुए थे और 1-2 बार मृणाली ने उन्हें बैग में रखने को बोला भी था, लेकिन जैसे उसकी माँ इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। जब तक टैक्सी आ रही थी तब तक वो बस खड़े होकर अपने घर की तरफ देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे जो उनके इमोशनल स्टेट को बता रहे थे। अपने हाथ में अपने पति और ससुर के आखिरी अवशेष को पकड़कर बस इस बात को याद कर रही हैं कि वो किस तरह से इस घर में शादीशुदा बहू के रूप में आई थीं और अब वो बस अकेली पड़ गई हैं, जहां पर बस उनका बेटा उनके साथ है। आदित्य को पता था कि उसकी माँ अपने मन में ऐसी 1000 बातें और भी सोच रही होंगी, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि अब उसे इमोशन से नहीं बल्कि माइंड से काम लेना है। और यही बात सोचकर वो वैसे ही खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर में टैक्सी आ गई और तब आदित्य ने दोनों सूटकेस पीछे ट्रंक में रखे। तब मृणाली और उसकी माँ पीछे बैक सीट पर बैठे, वहीं आदित्य पैसेंजर सीट पर बैठा। उसके बाद वो टैक्सी उन तीनों को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। जब वो जा रहे थे तब आदित्य की माँ पलट पलट कर अपने घर की तरफ देख रही थी, लेकिन मृणाली ने उन्हें अच्छे से पकड़ रखा था और जब जब भी वो पलट कर देख रही थी तो मृणाली उन्हें सीधा कर रही थी और उन्हें आगे देखने पर मजबूर कर रही थी। आदित्य को पता था कि जब तक मृणाली उसकी माँ के साथ है तब तक वो उन्हें कुछ नहीं होने देगी और उसे उनकी चिंता करने की भी बहुत कम जरूरत है।
वो बस इसी चीज से थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था और बस अपनी टैक्सी राइड एंजॉय कर रहा था। तब उसने सोचा कि उसे जुबैर को फोन लगाकर रोजबर्ड और अपनी कंपनी का अपडेट लेना चाहिए। जब उसने जुबैर को फोन लगाया तो उसने बताया कि उसने अंजलि से कल ही बात कर ली थी और रोजबर्ड को साफ करवा दिया है। उसके साथ ही उसने यह भी बताया कि वो कंपनी और घर को बेचने के लिए एक आदमी से मीटिंग करने वाला है और जल्दी ही इस काम को खत्म कर देगा। जब आदित्य ने वजीर की हेल्थ का अपडेट पूछा तो उसने बताया कि वो भी थोड़ा बेटर है और उसे डिस्चार्ज होने में थोड़े दिन लगेंगे। जब आदित्य ने ये सारी बातें सुनी तो उसे थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ और तब उसने उसका फोन काट दिया। वो बाहर खिड़की की तरफ देखने लगा और अपने शहर को आखिरी अलविदा कहने के लिए तैयार होने लगा। उसे पता था कि वो शायद उस जगह पर कम से कम चांसेस में वापस लौटेगा, लेकिन अगर कभी वापस लौटेगा भी तो कभी भी अपने परिवार के साथ नहीं लौटेगा और कभी भी इस चीज के साथ नहीं लौटेगा कि वो शंकर परिवार का हिस्सा है। अगर वो यहाँ पर कभी भी वापस आएगा तो वो बस आदित्य शंकर के नाम से वापस आएगा, जो एक सेल्फ डिपेंडेंट आदमी रहेगा और उसे यहाँ पर आकर सारी चीजें अपने हिसाब से ही मैनेज करनी पड़ेगी। लेकिन उसे ये बात अच्छे से पता थी कि जो भी उसके रास्ते में कठिनाई आएगी वो उसे आसानी से पूरा कर लेगा। यही बातें सोचकर वो बस बाहर देख रहा था और उसे पता ही नहीं चला कि वो तीनों कब एयरपोर्ट पहुंच गए। तब आदित्य ने अंजलि के चार्टर्ड प्लेन में उसकी माँ और मनाली को बैठाया और फिर वो चार्टर्ड प्लेन वहां से गुड़गांव के लिए अपनी उड़ान भर गया। बार को अपने साथ ले जा रहा था। Thanks for the